हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। सो अभी तक हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो डीएनए है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द प्रोटीन्स, राइट। या फिर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमारा डीएनए ही एक्चुअल मटेरियल है, जिसका इंफॉर्मेशन से एवरीथिंग हो रहा है, ठीक है ना। एंड वी नो दैट डीएनए का थोड़ा मोड़ा डिफेक्ट या फिर ऑल्टरेशन के कारण कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होता है, फाइन। सो अगर हम लोग को इंटायर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, मतलब कि ATGCCC और इंटायर सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 23 इंक्लूडिंग एक्स वाई क्रोमोसोम एवरीथिंग का हम लोग को अगर सीक्वेंस मिल गया तो कहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है जिसके कारण ये डिजीज़ हो रहा है, एवरीथिंग कैन बी chalked out, right? And understanding the actual sequence of the bases in the DNA sequence will unravel all the different mysteries जो हम लोग को पता नहीं है, ये डिजीज़ क्यों हो रहा है, ये डिफ़िकल्टी क्यों हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बहुत सारा कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन के थ्रू ही पॉसिबल था। द लीडिंग कंट्रीज़ वेर ऑब्वियसली USA एंड UK। तो USA का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इंक्लूडिंग आर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, तो इन दोनों ने ही मिलके एक्चुअल इनिशिएशन किया था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जिसमें अदर इंक्लूडिंग कंट्रीज वे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड और भी दूसरा कंट्रीज है, बट दिस वे द लीडिंग कंट्रीज। एंड इट वॉज अ 3-year project, entire sequence of DNA which contains 3.1 billion base pair को निकालना इट्स नॉट आसान, राइट। और हम लोग को पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक ह्यूमन का नहीं, मल्टीपल रेस ऑफ ह्यूमन का जो सैम्पल डीएनए है एक्युमुलेट करेंगे एंड अल्टीमेट एनालाइज करेंगे इन मल्टीपल लेबोरेटरीज विच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय मल्टीपल अदर thousands of scientists, ठीक है। तो एक्चुअली द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1990, लेकिन उसका एंड हुआ है आफ्टर 13 years, राइट। तो 2003 में अल्टीमेट हमारा सीक्वेंस वो सब मिल गया है। बट रिमेंबर दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन तो प्रायोरिटी है और इसका सीक्वेंस इतना लंबा है कि तुम्हारा इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट। But before even human genome was sequenced, certain lower organism just like yeast, ठीक है, तो yeast का sequence हम लोग को in 1996 मिल गया था, whereas bacteria just like E. coli इसका sequence भी by 1997 elucidate हो गया। entire sequence उन लोग का genetic material comparatively smaller है, ठीक है। So एक्चुअली जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, व्हाट वेर द प्रायर गोल्स, मतलब क्या अचीव करना चाहते थे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। द मेन तुम्हारा गोल था एक्चुअली टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द 3 billion बेस पेयर इन द ह्यूमन डीएनए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोमोसोम 1 से लेके XY एंटायर डीएनए का 1 by 1 सीक्वेंस, ठीक है। फिर उसके बाद टू आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेटली हमारा अभी तो पता है कि 20 to 25,000 जीन्स है डीएनए में, लेकिन प्रायर टू दैट साइंटिस्ट लोग को पता नहीं था कि इतना जीन है। उन लोग को लगा था अबाउट 80,000 to 1,40,000 टू बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। इतना जीन्स है, क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो वो लोग ने एस्टिमेट किया था कि इतना जीन्स होगा क्योंकि प्रोटीन्स आर कोडेड बाय द जीन, राइट। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर हम लोग 3 बिलियन बेस पेयर को ATGCC करके सीक्वेंस में लिखा जाए तो ये इतना लंबा होगा कि अगर पेज में मैनुअली हम लोग लिखेंगे तो ये रूम को भी मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इट विल टेक अराउंड, मतलब एक बड़ा सा बिल्डिंग इवन वो भी कवर नहीं हो सकता, मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। तो क्या करेंगे उस टाइम पे ऑलरेडी कंप्यूटर डेवलप हो चुका था विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन
ये भी एक प्रायोरिटी थी। अगर इतना काम करने के बाद अगर स्टोर ही ठीक से नहीं किया तो कहाँ पे रहेगा ना। तो इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस आर नथिंग बट लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। फिर उसके बाद आता है कि हम लोग को टूल्स इम्प्रूव करना है। टूल्स आर नथिंग बट हमारा डिफरेंट टेक्निक्स, जिससे हम लोग डीएनए का ये जो स्टडी है एनालिसिस करेंगे, तो डिफरेंट टेक्निक मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है। एट द सेम टाइम ये डाटा एनालिसिस का इसका भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना है। फाइन। फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम लोग ने बनाया है डाटाबेस के बारे में, फिर एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, दिस हैज़ टू बी एप्लीकेबल टू द अल्टीमेट सोसाइटी, राइट। तो ये इंडस्ट्री में भी ये इक्वली वर्केबल होना चाहिए। द सेम शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ दिस डिफरेंट टूल्स टू द इंडस्ट्री, ताकि अल्टीमेट ह्यूमन का बेनिफिट हो। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अनदर ये है हमारा टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इसमें आता है कि एथिकल लीगल मतलब देखो, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, इससे बहुत मल्टीपल अमाउंट में हम लोग को डाटास मिलने वाले हैं। हम लोग को अभी पता चलेगा ये ह्यूमन जिसका सीक्वेंस हुआ है डीएनए, इसके कौन से एरिया में क्या डिफेक्ट है, और उसके बॉडी में जो डिफेक्ट या विजिबल नहीं है वो भी फ्यूचर में होने का चांसेस, एंड ईच एंड एवरीथिंग कैन बी प्रिडिक्टेबल बाय स्टडिंग द डीएनए सीक्वेंस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल दे डोंट वांट टू नो ना, एंड दिस इज लाइक मैनिपुलेशन। कुछ अमाउंट में हम लोग इंटरफेयर कर रहा है नेचर्स लॉ के साथ। तो ये सब को भी एड्रेस करना पड़ेगा। एथिकल मीन्स नॉट ऑल पीपल कैन एक्सेप्ट कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस होगा, स्टडी होगा, डिजीज को अवॉइड कर सकेंगे एंड ऑल ना। एंड लीगल मतलब कि किसी का डीएनए का सीक्वेंसिंग के लिए लिया, एंड दैट पर्टिकुलर डीएनए को अगर मिसयूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो वो सबको भी वो लोग को इशू को प्रॉपरली क्या करना है, एड्रेस करना है, और प्रॉपर आंसर सबको देना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैंने जैसा बोला, ह्यूमन तो प्रायोरिटी है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग का। एट द सेम टाइम बैक्टीरिया जस्ट लाइक ई कोलाई, यीस्ट, सी एलिगेंस, ये तुम्हारा छोटा वर्म्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जेनेटिक स्टडी होता है, इसका भी सीक्वेंसिंग करा है। ड्रोसोफिला जिसका बहुत पॉपुलरली जेनेटिक स्टडी का होता है, फ्रूट फ्लाई, राइट। और उसके बाद प्लांट्स जस्ट लाइक एराबिडोप्सिस, फिर टोबाको, तो मेज, तो इन सब का भी सीक्वेंसिंग किया गया था फॉर प्रॉपर स्टडी इन फ्यूचर। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी, मतलब क्या मेथड यूज करके एक्चुअल सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए पॉसिबल किया गया। फाइन। द फर्स्ट वाज दैट कि सेल के अंदर डीएनए का द अल्टीमेट ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या निकलेगा, आरएनए, राइट। सो व्हाट डिड दे डू, द फर्स्ट टाइप और द मेथोडोलॉजी में क्या किया, दे actually extracted all the RNA molecule from the cell and sequence it one by one। तो इससे क्या पता चलेगा, जितना भी जीन का RNA एक्सप्रेशन हुआ उसका DNA सीक्वेंस हम लोग को मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट टर्म एज द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए वेर स्टडीड, लेकिन इसका भी डिमेरिट्स है ना, जो आरएनए एक्सप्रेस नहीं हुआ, ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द डीएनए का क्या होगा उसका भी तो पता लगना चाहिए ना। तो इंस्टेड द मोर appropriately followed technique which is the whole genome shotgun sequencing technique। तो सीक्वेंसिंग इज नथिंग अगेन, ओके। तो जो सीक्वेंस इज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस ATGC जो सीक्वेंस है ना, वन बाय वन किसके बाद कौन आता है, वो जो पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी को सीक्वेंसिंग बोलते हैं। शॉटगन सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, पहले तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द सेल, राइट। तो एक्सट्रैक्टेड डीएनए को हम लोग ट्रीट करते हैं मल्टीपल एंजाइम से, ताकि ये डीएनए छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में बन जाए। फाइन। अभी ये छोटा फ्रैगमेंट इज अगेन लायबल टू डिग्रेडेशन, राइट। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एज सच, इसी को लेके हम लोग डिफरेंट वेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। वेक्टर्स आर व्हाट, मॉलिक्यूलर वेहिकल। लेकिन ये वेक्टर सिंपल तुम्हारा प्लाज्मिड बैक्टीरिया नहीं है, दिस आर एडवांस और मोर ऑथेंटिक
vectors just like a bacterial artificial chromosome. फाइन. एंड उसके बाद आता है yeast artificial chromosome. What are this again? These are nothing but vectors. मतलब ये भी DNA एंड जेनेटिक मटेरियल है ही, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है ताकि हमारा जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA है ये अटैच रहे. और अटैचमेंट ऑफ दिस fragmented DNA to the different vector will give it stability. तो जब तक, क्योंकि एक दिन में शेयरिंग के बाद सबका सीक्वेंस नहीं होगा ना, वन बाय वन फ्रैगमेंट्स को तो स्टडी करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर फ्रैगमेंट का एक में इनकॉर्पोरेट, दूसरा का दूसरा में, एंड ये पर्टिकुलर जो वेक्टर्स है वो हम लोग इनपुट कर देंगे या ट्रांसफॉर्म कर देंगे डिफरेंट बैक्टीरिया में. फाइन. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहाँ पे रहेगा, बैक्टीरिया के अंदर, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर भी सेम, यीस्ट को होस्ट जैसा यूज़ करके इसके अंदर जो पर्टिकुलर हमारा वेक्टर है इनकॉर्पोरेटेड फ्रैगमेंट्स के साथ इसमें क्या करेंगे, रखेंगे. एंड दिस आर ऑल्सो टर्म एज द जेनेटिक लाइब्रेरीज. ठीक है. तो हम लोग क्या करें, शेयरिंग के बाद वेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि इसका जेनेटिक लाइब्रेरी बनाए. तो इस लाइब्रेरी से क्या होगा, डे बाय डे यूल जस्ट को फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे और सिक्वेंसिंग करेंगे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सिक्वेंसिंग कैसे करेंगे. सिक्वेंसिंग के लिए एक पर्टिकुलर मशीन यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं DNA सीक्वेंसर. इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सीक्वेंसर जस्ट बिकॉज ये ऑटोमेटिकली हम लोग को एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट का रीडिंग एक के बाद एक दे देंगे, जैसे कि A-T-G-C ऐसा करके वन बाय वन ये पर्टिकुलर फ्रैगमेंट में कौन सा बेस किसके बाद आता है, इट कैन बी इजीली सीक्वेंस बाय दिस. और ये इट इज कनेक्टेड विद अ मॉनिटर विच कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि ये सीक्वेंस ऐसा करके, एंड ये डाटा डायरेक्टली मॉनिटर या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा इन द डाटा बेस दैट आई जस्ट मेंशन. राइट. तो वंस देखो ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट का हम लोग को सीक्वेंस मिल गया, लेकिन ये फ्रैगमेंटेड DNA का हम लोग को सीक्वेंस को एक्चुअली असेंबल करना पड़ेगा ना, कौन किसके पीछे आ रहा है. तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक्चुअल में क्या करेंगे, सपोज द फर्स्ट सीक्वेंस दैट वी हैव ऑब्टेन इज दैट ऑफ ATGCAC. जस्ट मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है. इसका फर्स्ट फ्रैगमेंट का सीक्वेंस ऐसा था. फिर सेकेंड सीक्वेंस का हम लोग देखा जाए तो CACGACTATACG ऐसा था. फिर उसके बाद का सीक्वेंस में देखा कि सीक्वेंस कुछ ऐसा है. तो क्या नेचर दिखाई दे रहा है तुमको, कुछ पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट ओवरलैप कर रहा है ना. तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, जितना अभी फ्रैगमेंटेड DNA का सीक्वेंस है उसको अलाइन कर देंगे, एक साथ पाइल अप कर देंगे ताकि द कॉमन रीजन है उसको ओवरलैपिंग रीजन में ऐसे असेंबल करेंगे. तब यहाँ से क्या पता चला कि अल्टीमेट ये तीन सीक्वेंस का एक्चुअल सीरीज ऑफ सीक्वेंस इज नथिंग बट ATGCACA, उसके बाद GACTATACG, उसके बाद AGCCTA. समझ में आ रहा है. तो इन दिस वे नॉट जस्ट 3 बट thousands and thousands of the fragmented DNA का सीक्वेंस निकाला जाएगा ना. अल्टीमेटली इतना टाइम लगा के असेंबल करेंगे, देन वी कैन गेट या दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, इट स्टार्ट्स विद ATGC दिस वे, एंड इसका सब्सिक्वेंट स्ट्रैंड का तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी होगा ही. राइट. सो वी जस्ट कंसिडर वन स्ट्रैंड एंड अल्टीमेटली एंटायर सीक्वेंस कैन बी एनालाइज्ड with due course of time. So that's how using the overlapping region, okay, we can actually arrange the different base of a particular genome. Fine. Once it has been arranged, फिर दूसरा स्टडी करेंगे in order to actually assign the location of certain gene. तो using certain technologies again, ये particular region codes for जीन, सपोज इंसुलिन, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है. इतना छोटा जीन तो होगा नहीं. तो ये पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA विथ इट्स फंक्शन. ठीक है. या फिर इट्स जीन, इट्स टर्म एज सीक्वेंस एनोटेशन. तो अल्टीमेट सीक्वेंसिंग के बाद
पर्टिकुलर रीजन को जीन का फंक्शन या फिर उसका क्या फंक्शन है वो उसका एनोटेशन होगा. दिस इज हाउ शॉटगन सीक्वेंसिंग वाज डन एंड अल्टीमेटली द एंटायर सीक्वेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस. फाइन. उसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ उसका फाइंडिंग आफ्टर ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड अल्टीमेट 2003 में क्या क्या फाइंडिंग मिला फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो ऑब्वियसली फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ह्यूमन जीनोम कितना बेस पेयर कंटेन करते हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर. ठीक है. और 3.1 बिलियन बेस पेयर. फाइन. ऑल टोटल देयर आर अबाउट 30,000 जीन्स. अभी तो इसको 25,000 भी माना जाता है. ठीक है. 80,000 to 1,40,000 जीन्स इतना एस्टिमेट किया था, लेकिन हमारा जीन इतना ही है. फाइन. उसके बाद है जो जीन है उसके एवरेज साइज 3,000 बेस पेयर लॉन्ग है और जो लार्जेस्ट का तो अबाउट 2.4 मिलियन बेस पेयर है. किसका? डिस्ट्रोफिन. ये पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर 1. फाइन. ये तुम्हारा विजन रिलेटेड प्रोटीन है जिसका सबसे लंबा जीन प्रेजेंट है. फाइन. ऑफ द इंटायर जीनोम 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है ना सब ह्यूमन में सेम है. तो कितना परसेंटेज से वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन डिफर कर रहा है? ओनली 0.1% से. ठीक है. और जितना क्लोज रिलेटिव होगा उतना डीएनए सीक्वेंस का सिमिलैरिटी होगा. अगेन देखा गया है कि इंटायर जीनोम में ओनली 2% या उससे भी कम genome actually codes for protein. So 2% genome are protein coding. तो remaining तो non coding है. ठीक है. फिर उसके बाद about 95% of the DNA is repetitive DNA. Repetitive DNA मतलब GC, GC, GC ऐसा करके major bulk of the DNA remains in this repetitive form. फाइन. सी इसका भी ऐसा भी हो सकता है इन रैंडम वे, बट जस्ट दैट फ्यू बेजेस आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. फाइन. फिर है हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट रहता है बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम. राइट. कितना जीन? 2968 जीन्स प्रेजेंट है. और सबसे कम जीन किस में प्रेजेंट है? हमारा वाई क्रोमोसोम में. फाइन. Only 231 genes में present है. And lastly, about 1.4 million location in the entire DNA sequence. उस particular location में क्या है? Single nucleotide polymorphism है. Single nucleotide polymorphism is nothing but suppose in a person ATCGATCCA है. In this particular portion G है ना, तो in certain group of individual AT तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो जेनेटिक चेंज होता है, बेस का डिफरेंस जो होता है, इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ऑल टोटल 1.4 मिलियन लोकेशन में देखा गया कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है इन डिफरेंट इंडिविजुअल. फाइन. So this were the saline feature. One by one you have to remember this, which is frequently asked in exam. Fine. And lastly हम लोग एड्रेस करते हैं what are the advantages and disadvantage of knowing the human genome project का actual outcomes. Fine. Advantage में है बहुत सारा. First and foremost thing is to detect any defective or disease causing gene. तो उसको हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करके जीन थेरापी एंड ऑल आर पॉसिबल बिकॉज वी नो द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. राइट. उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डीएनए का स्टडी से हम लोग को पता है कि नॉर्मल डीएनए कैसा होना चाहिए एंड डिफेक्टिव डीएनए. राइट. सो डिजीज जस्ट लाइक कैंसर और ट्यूमर होने का चांसेस इस इंडिविजुअल में ज़्यादा है या फिर नहीं है. दिस कैन बी प्रिडिक्टेड with the help of human genome project का जो findings. and अगर prediction हो गया है that person can precautions ले सकता है ना for early on disease होने से पहले ही. फिर उसके बाद आता है बहुत सारे important gene जो actually functional है, वो हम लोग identify करके we can use it to for creating transgenic animal and so on and so forth, different other biological products. Fine. And lastly कोई भी genetic defects या disorder उसको भी हम लोग detect कर सकते हैं. लेकिन इसका certain disadvantage भी तो है ना. So what are the disadvantages? First is that देखो जीनोम पता चलने के बाद discrimination शुरू हो जाएगा of certain people जिसका disease होने का chances है.
लाइक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फॉर अ मैरिज प्रपोजल अगर गया, फिर देखते हैं कि हाँ तुम्हारा जीनोम का स्ट्रक्चर पहले मैं स्टडी करूँगी, उसके बाद ही आई गो फॉर द मैरिज। तो अगर पता चला कि या दिस पर्सन हैज़ अ चांस टू फॉर ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज और प्रोजेनी में जाने का भी चांसेस है, तो क्या करेगा वो, मतलब वो मैरिज प्रपोजल को मना कर देगा, राइट। सो अनवांटेड डिस्क्रिमिनेशन एंड जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन अ वे तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है आफ्टर नोइंग द जीनोम। फिर उसके बाद मतलब ये जो मैनिपुलेशन होगा, करेक्शन होगा एंड ऑल दिस आर एक्चुअली अगेंस्ट नेचर, ठीक है, क्योंकि नेचर ने जैसा दिया एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट इट सो एज सच, बट ये जो करेक्शन इन एवरी, नॉट ऑल पीपल कैन एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थ्योरी या फिर ये प्रैक्टिस, फाइन। एंड लास्टली, नोइंग द ह्यूमन जीनोम जितना ये बेनिफिशियल है उतना हार्मफुल भी है। बाय नोइंग द जीनोम वी कैन क्रिएट डिफरेंट बायो वेपन्स, राइट। तो वो डिफेक्ट अगर करा दे तो दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में सफ़र बोल के इन अ बायो वेपन के मुताबिक वी कैन द पीपल कैन यूज इट एंड विच कैन बी हार्मफुल इन नियर फ्यूचर। एंड लास्टली जेनेटिकल, तुम्हारा रेसिज्म हो जाएगा, ओ यू आर नॉट प्योरली दिस और दैट, और रेसिज्म का एक तुम्हारा ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सो फॉर ऑल दिस पर्पस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर सिक्वेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर डीएनए इज नॉट वेरी पॉपुलर येट, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज।